नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डीडीयू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज। आज रिएक्शन मैकेनिज्म के हम दूसरे लेक्चर में हैं। पहले लेक्चर में जैसा कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, और इंडक्टिव इफेक्ट से पहले मैं बताया था कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है और रिएक्शन मैकेनिज्म किसको कहते हैं, कैसे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और हम उस सारे स्टेप को, उस स्टेप में जो एनर्जी चेंजेस होते हैं, उस स्टेप में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उन सबको हम लोग डिस्कशन रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंतर्गत करते हैं। और हमने बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए तीन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है अटैकिंग रीजन, नेचर ऑफ अटैकिंग रीजन, जिसमें हम लोग पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और हमने बताया था कि बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी किसी मॉलिक्यूल के कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वो करते हैं। और उन इफेक्ट्स के बारे में कई सारे इफेक्ट्स हमने दिखाए थे और बताया था हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एनोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो किसी मॉलिक्यूल में जब आते हैं या लगते हैं, ऑपरेट होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से कुछ सेंटर ऐसे क्रिएट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और कुछ सेंटर ऐसे क्रिएट होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने पहला इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिक चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें हमने बता दी थी। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं। बीएससी के एग्जामिनेशंस में एप्लीकेशन से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन किन किन चीज़ों पे पड़ते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो हम लोग पहला एप्लीकेशन हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का देखेंगे, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। एमीन्स जैसा कि आप जानते हैं RnH2, इसकी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन टेंडेंसी की वजह से ही ये बेसिक नेचर शो करता है, सोज बेसिक नेचर ये शो करने लगता है। ठीक है, तो अगर इमीन की बेसिसिटी हमें देखनी है तो हमको सिर्फ ये इस बात का ध्यान देना है कि ये अपने लोन पेयर को कितनी तेजी से देने की टेंडेंसी रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, यानी बेसिसिटी जो होगी, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी होगी, बेसिसिटी इसकी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा ये भी तरीका है, जैसे कि हम लोग एसिडिटी में हम लोग पढ़ते हैं, जब कोई एसिडिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड से एक H+ निकाल देते हैं, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है उसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, और उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी हम लोग बेसिसिटी निकालते हैं। वैसे सेम ही अगर ये कंपाउंड है और अगर ये बेसिक है तो हम इसको H+ दे देंगे, तो इस कंपाउंड पे एक H+ आ जाएगा, और ये जो बनेगा ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। और ये कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब बेसिसिटी भी क्या होगी, इमीन की बेसिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, बेसिसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो इस बेसिस पे भी हम लोग बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं दोनों तरीके से, एक तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी के बेसिस पे, और दूसरा इसका कॉन्जुगेट एसिड बना के हम उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी हम बेसिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हम यहाँ पे बार बार हम जो डिफाइन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे, उसी से हम लोग डिफाइन करेंगे। बेसिसिटी अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी कैसे बढ़ेगी या कैसे घटेगी, तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कितनी है, जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना अवेलेबल है। अगर अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ अवेलेबिलिटी कम हो गई तो उसकी बेसिसिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो आगे हम लोग देखते हैं। एमीन्स आर बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। ये हम आपको बता चुके हैं कि एमीन की बेसिसिटी किस वजह से होती है। वो इस वजह से होती है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती है नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से एमीन बेसिक नेचर शो करता है। ठीक, इफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर increases on नाइट्रोजन एटम, बेसिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। अगर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे सपोज करिए जैसे हम दे रहे हैं, सपोज करिए कि RnH2 है, ये हमारा एमीन बेस है, ठीक है। यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि फ्री है, कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही दूसरा हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम इन सब एग्जाम्पल के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर जो है वो एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व हो जा रहा है, यानी नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जा रही, कम हो जा रही। वैसे ही अगर सपोज करें कि हमारे पास ये लोन पेयर है और बगल में कोई पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोन पेयर डिलोकलाइज होने चला जाएगा इधर। तो इसकी वजह से भी यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी यहाँ भी कम हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज करिए कि हमारे पास NH है और इसके पास लोन पेयर है और हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल वाला कोई बोरान एटम है, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये लोन पेयर, इसका भरा हुआ ऑर्बिटल, यानी इसका जो भरा हुआ ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, वो इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये चाहे आपकी ये एरोमेटिसिटी हो गई या फिर इसको हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। आगे हम मीजोमेरिक का इफेक्ट का पूरा लेक्चर लेंगे, आपको मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये आपका पी पाई हो गया, पी पाई डिलोकलाइजेशन हो गया, पी पाई डिलोकलाइजेशन हो गया। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, ये एरोमेटिसिटी या मीजोमेरिक इफेक्ट या पी पाई ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी अवेलेबिलिटी को कम कर रहे हैं, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसकी वजह से इमीन की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। अब देखिए अवेलेबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। नाइट्रोजन जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो है, उसकी अवेलेबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। हम लोग पहले से चलते हैं कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला जो अवेलेबिलिटी डिपेंड करने का है वो है आपका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में कितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर अवेलेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि अगर आपको याद हो तो हम कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। देखिए ये हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हमारा s ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये हम ले लें एक p ऑर्बिटल। अगर आप ध्यान से देखें इन सभी ऑर्बिटलों में, तो ये s ऑर्बिटल है, ये sp ऑर्बिटल है, ये sp2 है, ये sp3 है। तो s ऑर्बिटल में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, यानी यहाँ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस से ज्यादा होता है क्योंकि स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। sp में थोड़ा सा p कैरेक्टर आ गया
तो अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। sp2 में और दूर हो जा रहा है, sp3 में इलेक्ट्रॉन और दूर हो जा रहा है, और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और दूर हो जा रहा है। तो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कम होता है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कम होता है, वैसे वैसे इस लोन पेयर के बाहर निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अगर s ऑर्बिटल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आसानी से आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर p ऑर्बिटल से निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होता है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर is inversely proportional to basicity of amine, basicity of amines, amines की basicity के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये इनवर्सली, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ s करेक्टर बढ़ेगा लोन पेयर का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और लोन पेयर का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो वो लोन पेयर को निकालना कम, मतलब निकालने में दिक्कत होगी, या हम कहें लोन पेयर निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, या लोन पेयर देने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किन किन बातों पे, तो दो फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, और दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ रिंग इन साइक्लिक एमीन। साइक्लिक एमीन के केस में जो रिंग का साइज होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम यानी नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को कम या ज्यादा करता है। तो अगर आप एग्जांपल हमने दिया, देखिए यहाँ पे जो का नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp3 है, यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो यहाँ sp2 है, यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, यहाँ H नहीं रहेगा, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो यहाँ क्या हो गया, sp हो गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में है, sp3 ऑर्बिटल में है, जिसका न्यूक्लियस से दूर एक्सपोजर होता है। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो sp2 में है, और यहाँ जो लोन पेयर है वो किस में है, sp में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इसमें ज्यादा होगा, लोन पेयर का नाइट्रोजन एटम से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जैसे जैसे इधर जाएंगे अट्रैक्शन कम होता जाएगा, यहाँ भी अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो मतलब ये है कि इधर से इधर आने पे क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर नाइट्रोजन एटम पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर एंड न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लोन पेयर और न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी जब डिक्रीज होगी तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज है। अट्रैक्शन क्या हो रहा है, अट्रैक्शन क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर एंड न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम इंक्रीज कर रहा है, तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज कर जाएगा टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी, तो बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो जैसा कि हम लोग ने देखा इस पे कि यानी परसेंटेज ऑफ जो बेसिसिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के, यानी एस करेक्टर बढ़ेगा, बेसिसिटी क्या होगी, घटेगी। ये बेसिक डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसा कि ये हमने देखा है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो है बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम लोगों ने ये कहा कि साइज, साइक्लिक एमीन के केस में साइज भी बहुत बड़ा मैटर करता है। साइक्लिक एमीन के केस में साइज भी
बहुत बड़ा मैटर करता है। और हम बता दें आपको पहली चीज, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है, एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों है? बहुत आसानी से आप इसको समझ भी सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें और यहाँ बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल ले लें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्ड एंगल, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट। यहाँ हम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ले रहे हैं, यहाँ 25% एस करेक्टर है। अगर sp2 ले लें तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 33.33%। और अगर हम sp ले लें तो यहाँ बॉन्ड एंगल 180 हो जाता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 50%। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे 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 बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। भले ही हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ना चेंज हो। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ तीनों जगह तीनों लोन पेयर, यहाँ पे ये भी तीनों किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तीनों। लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है? चेंज है। और बॉन्ड एंगल चेंज होने से क्या होगा? जैसे हम चाहते हैं कि इधर स्लाइड हम आपको एक पीछे ले आए, यहाँ हम समझा दें। रिंग के साइज पे बेसिसिटी कैसे डिपेंड करती है, या उसके साइज घटने बढ़ने से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए वो है क्या कि हमने 5 मेंबर, 4 मेंबर और 3 मेंबर रिंग लिया है। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल, इनर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आउटर बॉन्ड एंगल होगा यानी थीटा जो होगा, ये आउटर बॉन्ड एंगल, आउटर बॉन्ड एंगल, ये आउटर बॉन्ड एंगल ऑब्वियस सी बात है कम होगा। ये क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे इनर बॉन्ड एंगल कम हो गया तो आउटर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा। थीटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इनर बॉन्ड एंगल कम है। यहाँ इनर बॉन्ड एंगल और कम हो गया तो आउटर बॉन्ड एंगल और ज्यादा होगा। यानी कि इधर से इधर आने पे क्या होगा? इधर से इधर आने पे क्या होगा? आउटर बॉन्ड एंगल, आउटर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। और आउटर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होता है आप जानते हैं कि उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी, बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हम देखते हैं बॉन्ड एंगल पे। इनर बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो आउटर बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। जब आउटर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो लोन पेयर, देखिए जो लोन पेयर होगा ना वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे इनर बॉन्ड एंगल कम होगा लोन पेयर नाइट्रोजन से थोड़ा दूर जाने लगेगा तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा। यहाँ पे इस लोन पेयर का इसके साथ अट्रैक्शन सबसे कम है क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ सबसे ये कम होगा। ठीक है ना, तो बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा यानी बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा बढ़ता है उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है बताइए, इधर से इधर हम जा रहे हैं तो रिंग साइज डिक्रीज हो रहा है। रिंग साइज डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, या हम कहें आउटर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। आउटर बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब आउटर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम बेसिक ये होगा और सबसे ज्यादा बेसिक यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा ये होगा। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होने से हो क्या रहा है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होने से हो ये रहा है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जा रही है। अवेलेबिलिटी कम होने का मतलब लोन पेयर न्यूक्लियस से अट्रैक्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है तो देने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये दो फैक्टर था
जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को गवर्न करता है। पहला फैक्टर क्या था? पहला फैक्टर हम लोगों ने हाइब्रिडेशन देखा और दूसरा फैक्टर हम लोगों ने साइज देखा। अब दूसरा फैक्टर आते हैं हम लोग, दूसरा फैक्टर कौन नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कौन और गवर्न करता है? तो उसमें आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला हम लोग आते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्यों अवेलेबिलिटी कम कर देगा? अभी मैंने पहले ही स्लाइड पे आपको एग्जांपल दिया था। जैसे पाइरॉल की हम बात करते हैं, पाइरॉल की, ये आपका पाइरॉल है। पाइरॉल, पाइरॉल में क्या होता है? जो ये लोन पेयर होता है वो एरोमेटिक सेक्सटेट में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। और जब एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व होगा तो इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ कम हो जाएगी, तो देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी को जो डिक्रीज करता है वो एरोमेटिसिटी करता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी में लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो जाता है, कोई भूल जाता है, उसको देने की टेंडेंसी भी है, दे भी सकता है। ठीक है ना? तो एक तरह से हम कहें एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी डिक्रीज basicity of amines, basicity of amines by decrease basicity of amines by delocalizing lone pair of nitrogen atom into aromatic sextate, into aromatic सेक्सटेट। एरोमेटिक सेक्सटेट में ये लोन पेयर को डिलोकलाइज करके बेसिसिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और सबसे स्ट्रांग फैक्टर होता है ये डिक्रीज करने वाला, ये डिक्रीज करने वाला सबसे स्ट्रांग फैक्टर होता है। ठीक है? तो इसलिए देखिए हमने यहाँ दिया भी है कि aromaticity decrease the basicity of amines by decreasing availability of lone pair on nitrogen atom। मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करता है और इस वजह से बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इनटू एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में उस लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन होता है, इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए बेसिसिटी भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पाइरॉल इज लेस बेसिक देन pyridine एंड पाईपिरिडीन। देखिए pyridine ये होता है, pyridine आपका ये है, ये आपका pyridine है, pyridine। ठीक? और पाईपिरिडीन ये होता है, आप सारे पाई बॉन्ड को हटा दीजिए तो ये आपका पाईपिरिडीन है, पाईपिरिडीन। ठीक है? पाईपिरिडीन। ठीक? तो देखिए pyridine में भी लोन पेयर जो होता है ना अवेलेबल होता है। ये एरोमेटिक सेक्सटेट में नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, तो ये खाली है, तो ये देने की टेंडेंसी रखता है। ठीक? और यहाँ भी ये लोन पेयर कहीं नहीं घूम रहा है, ये भी खाली है, तो ये भी देने की टेंडेंसी रखता है। इसीलिए पाइरॉल का लोन पेयर की टेंडेंसी देने की नहीं होती, वो डिलोकलाइज रहता है, इसलिए उसकी बेसिसिटी pyridine और पाईपिरिडीन से कम होती है। ठीक है? अब आते हैं दूसरे इफेक्ट पे। दूसरे इफेक्ट पे आते हैं। दूसरा इफेक्ट जो है वो है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट कैसे बेसिसिटी को कम या ज्यादा करता है वो हमने आपको दिखाया था, हमने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था। ये सपोज करिए कि हमारे पास CH3 NH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ N के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज होगा और पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज होगा, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी भाई? क्योंकि लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है? डीलोकलाइज कर रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है एनिलीन। एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो कहाँ जाता है भाई? एरोमेटिक रिंग में डीलोकलाइज होता है, जिसकी वजह से बेसिसिटी इसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल हमने जो दिया है वो क्या दिया है कि यहाँ भी लोन पेयर एक पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है और यहाँ भी लोन पेयर एक पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी क्या करता है?
नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। कैसे कम करता है? बाय डीलोकलाइजिंग लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखिए क्या लिखा हुआ, म्यूजोमेरिक इफेक्ट आल्सो डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ इम्यून्स बाय डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कैसे डिक्रीज करता है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर विथ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर का जो डीलोकलाइजेशन हो जाता है, इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं एनिलीन, एनिलीन का मतलब ये, एनिलीन कम बेसिक होता है। किससे? एलिफैटिक एमीन्स। RNH2 अगर ले लें तो ये ज्यादा बेसिक होगा, RNH2 वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर बिल्कुल खाली है, कहीं बिजी नहीं है, अवेलेबल है पूरा, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और एनिलीन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ वो डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है। इस वजह से वह उतना अवेलेबल नहीं है जितना कि इसका अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं एनिलीन्स इज लेस बेसिक देन एलिफैटिक एमीन्स। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, इसीलिए हमने स्लाइड ये छोड़ा हुआ था कि कुछ और एग्जाम्पल हम आपको समझा सकें। जैसे मान लीजिए कि हम कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जैसे इसी की बात करें तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास है, लेकिन ये भी नाइट्रोजन इसके साथ क्या है? डीलोकलाइज है, लोन पेयर डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज होने की वजह से क्या भाई, डीलोकलाइज होने की वजह से वो अवेलेबल नहीं है उतना। ठीक है, उतना अवेलेबल नहीं है। वैसे ही कुछ और भी हम एग्जांपल ले, सपोज करिए हम ये लें NH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो दोनों तरफ जाएगा। एक तो इधर भी डीलोकलाइज होगा, क्यों? उस साइड भी डीलोकलाइज होगा, और दूसरा इस साइड भी डीलोकलाइज होगा, इधर भी डीलोकलाइज होगा। तो यहाँ डीलोकलाइजेशन और ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इस नाइट्रोजन एटम पे कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब जब भी कोई लोन पेयर नाइट्रोजन का या एमीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किसी के साथ डीलोकलाइज होगा तो वह उसकी बेसिसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम दिखा रहे हैं, जितने भी इंडक्टिव इफेक्ट को छोड़ के सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बेसिसिटी को कम ही करेंगे। एरोमेटिसिटी कम किया, दूसरा हमने लिया रेजोनेंस, वो भी कम कर रहा है, आगे जो है वो भी कम करेंगे। आगे हम देखें पी पाई डीलोकलाइजेशन, पी पाई डीलोकलाइजेशन, और ये भी कम करते हैं। जैसे सपोज करें कि हमने लिया RNH, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ हमने लिया BH2। अगर आप इसको बनाएं ठीक से, अगर आप इसको बढ़िया से बनाएं ठीक से, तो देखिए N के पास क्या है? भरा हुआ ऑर्बिटल। N के पास क्या है? भरा हुआ ऑर्बिटल। ठीक, और जो बोरान है इसके पास जानते हैं क्या होता है? इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है। बोरान के पास क्या होता है? खाली ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो करेगा क्या कि यह लोन पेयर इसमें डीलोकलाइज होगा। इसी को हम पी पाई डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ठीक, मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के लोन पेयर के बगल में कोई भी अगर खाली ऑर्बिटल मिला तो वह लोन पेयर उसमें जाके डीलोकलाइज होगा, और जब उसमें वो डीलोकलाइज होगा तो अब ये सी बात है, यहाँ अवेलेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, देने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई। तो सारी चीज वैसे ही यहाँ देखिए क्या हमने दिया, यहाँ पे देखिए पी पाई डीलोकलाइजेशन आल्सो डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ इन बाई डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। ये भी अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करता है। और अवेलेबिलिटी कैसे डिक्रीज होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इन वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल में ये डीलोकलाइज हो रहा है कि लोन पेयर, इसीलिए इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। यानी पी पाई डीलोकलाइजेशन आल्सो डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आए और देखिए और सारे इफेक्ट हैं। नेक्स्ट पी पाई डी पाई, ये भी देखिए
ये बिल्कुल सिमिलर है। पी पाई डी पाई में क्या होगा, अगर हम पी पाई डी पाई की बात करें, देखिए पी पाई डी पाई में क्या होगा, पी पाई डी पाई का मतलब ये है कि आर एन एच और यहाँ हम एस आई एच थ्री ले लिए। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, तो अगर इसको हम बना रहे हैं एक्चुअल फिगर, तो आर एन एच और एन के पास क्या है भाई, लोन पेयर है। एन के पास क्या है, लोन पेयर है एन के पास, ठीक। और सिलिकॉन के पास क्या है, सिलिकॉन चूंकि तीसरे आवर्त का है तो इसके पास क्या है, सिलिकॉन के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास खाली डी ऑर्बिटल है। और इस वजह से यह क्या करता है बताइए, पी पाई डी पाई डी लोकलाइजेशन करता है, पी पाई डी लोकलाइजेशन। फिर ये पी पाई डी पाई ये लोन पेयर कहाँ घूमने चला गया, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में। फिर से नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी लोन पेयर की क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाती, कम हो जाती। तो पी पाई डी पाई बिल्कुल सिमिलरली एज पी पाई डी पाई ऑल्सो डिक्रीज बेसिसिटी ऑफ इमीन्स बाय डीलोकलाइजिंग लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इनटू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट एटम। अपने बगल के एटम का जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसमें ये डीलोकलाइज होता है, इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वैसे सेम देखिए डीलोकलाइजेशन ऑल्सो डिक्रीज पी पाई डी पाई होगा, पी पाई डी डीलोकलाइजेशन ऑल्सो डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ इमीन्स बाय डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। अवेलेबिलिटी कैसे डिक्रीज कर रहा है, अवेलेबिलिटी डिक्रीज कैसे कर रहा है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इन वैकेंट डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक। जैसे हम आपको एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं इसमें, और वो अक्सर पूछा जाता है, अक्सर मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि CH3N ये is more basic than CH3 SiS3 SiS3 इससे ये कम बेसिक होता है। क्यों, तो देखिए और इसकी कई चीज होते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो होता है ना, ये जानते हैं कैसा होता है, यहाँ नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, ठीक। शेप क्या है, शेप इसका पिरामिडल होता है, शेप इसका पायरामिडल होता है, ठीक है। और ये मोर बेसिक होता है, क्या होता है, मोर बेसिक होता है। लेकिन वही जब हम अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है, शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और इसका ये लेस बेसिक होता है, लेस बेसिक। अब बताइए भाई ये लेस बेसिक क्यों हुआ, ये लेस बेसिक इसलिए हुआ और ट्राइगोनल प्लेनर शेप इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो भरा हुआ p ऑर्बिटल है वो किसमें डिलोकलाइज हो रहा है, जाके सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल। केवल एक ही सिलिकॉन के नहीं, ये तीनों सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या होगा, ये इधर भी और इधर भी, ये तीनों को दे रहा, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी, नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि लोन पेयर कहाँ घूमने जा रहा है, अपने बगल में जो 3 सिलिकॉन एटम है किसी, कभी उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में जा रहा है, कभी इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल, कभी इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका लोन पेयर कहीं नहीं घूमने जा रहा है, ये पूरा का पूरा खाली बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज ये पूछा जाता है कि क्यों इसका sp2 हाइब्रिडेशन होता है। sp2 इसलिए होता है क्योंकि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है, और लोन पेयर जब डीलोकलाइज हो जाता है ना तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहता, वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है। तो ये सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए sp2 हाइब्रिडेशन में है। और यहाँ जो लोन पेयर होगा वो जानते हैं किस में होगा, ये लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर कहीं डीलोकलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्यों सिलिकॉन वाला अगर नाइट्रोजन से सिलिल ग्रुप जुड़ जाए तो उसकी बेसिसिटी क्यों कम हो जाती, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
हाँ नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स थे, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स हम लोग देख लिए भाई, थोड़ा एक बार और देखें। एरोमेटिसिटी देख लिया, एरोमेटिसिटी डिक्रीज कर रहा था। और किसको हमने देखा, और किसको हमने देखा, हमने मीजोमेरिक इफेक्ट को देखा, वो भी डिक्रीज कर रहा था। पी पाई देखा, वो भी डिक्रीज कर रहा था। और पी पाई डी पाई देखा, वो भी डिक्रीज कर रहा था। वो सभी जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हुए थे वो सभी डिक्रीज करने वाले थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, जैसे सपोज करिए कि हमारा एक जी ग्रुप है और वो NH2 से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। वो NH2 से क्या है, जुड़ा हुआ है। जी ग्रुप है और वो NH2 से जुड़ा हुआ है। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि एक बार हम जी को प्लस आई ग्रुप मान लेते हैं और एक बार हम जी को माइनस आई ग्रुप मान के देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो पहला हमने केस ये लिया है कि व्हेन जी इज प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है, प्लस आई ग्रुप का मतलब एल्किल ग्रुप, प्लस आई ग्रुप का मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मतलब जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ETC। तो ये सब एल्किल ग्रुप जो होते हैं प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। अब देखिए जब ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, जब ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इधर। तो इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो ऑब्वियस बात, और ये हम आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में, अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है, अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, डोनेशन टेंडेंसी, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। और वैसे भी देखिए ये इधर धक्का दे रहा है और ये बाहर निकलना चाह रहा है, तो ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यानी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, और इस वजह से इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब बेसिसिटी ऑफ इमीन जो होगा वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगेंगे उतना ही ज्यादा बेसिसिटी होगी। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखें। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया, देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है और हम यहाँ पे फिलहाल केवल हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, केवल इंडक्टिव इफेक्ट, और सारे इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग और इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे, इमीन पे और सारे इफेक्ट भी लगते हैं। पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की सिर्फ बात करें। देखिए हमने अमोनिया लिया है ए, फिर लिया हमने प्राइमरी एमिन, एक आर जुड़ा है यहाँ, फिर सेकेंडरी एमिन 2 आर जुड़ गया यहाँ, टर्सरी एमिन 3 आर जुड़ गया, ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब देखिए ये प्लस आई इफेक्ट एक लग रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को बढ़ाएगा। यहाँ 2 धक्का दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और ज्यादा होगी। यहाँ 3 धक्का दे रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और ज्यादा हो जाएगी। 3 तीर का मतलब और ज्यादा टेंडेंसी है, 1 तीर का मतलब कम है, और इसमें तो बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ कोई धक्का देने वाला नहीं है। तो इधर से इधर जाने पे प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम इंक्रीज, इसलिए बेसिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 3 डिग्री एमीन होगा, फिर कौन होगा, 2 डिग्री एमीन होगा, और सबसे फिर 1 डिग्री एमीन, और सबसे कम बेसिक अमोनिया होगा। लेकिन ये जो ऑर्डर दिया गया है ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आई सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, केवल प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ये दिया गया है। ओनली प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे दिया गया है, और सारे इफेक्ट को हम लोग ध्यान नहीं दिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एमीन की बेसिसिटी केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे ही डिपेंड नहीं करती है। 2 फैक्टर और हैं जो इसकी बेसिसिटी को गवर्न करते हैं। पहला फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट, और उसके बाद एक फैक्टर है सॉल्वेशन इफेक्ट। 2 इफेक्ट्स हैं जो और भी गवर्न करते हैं, मतलब केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही गवर्न नहीं होता है, वो 2 फैक्टर और
बेसिसिटी को गवर्न करते हैं। अब वो है सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, वो हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल तो हम लोग आते हैं कि केस 2 हम ले लेते हैं। केस 2, अभी हमने प्लस आई इफेक्ट लिया था, दूसरा हमने क्या ले लिया, माइनस आई इफेक्ट हमने ले लिया। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, ये इधर खींचेगा और इधर खींचेगा तो इस पे निगेटिव, और यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आने से एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी भाई, टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज हो गई, इसलिए बेसिसिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज। आप खुद देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता है और ये इधर खींच रहा है, वो दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन बाई कैसे, बाई क्या करें, बाई जनरेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को क्या कर देगा, कम कर दे रहा है। इसलिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ हमने दिखाया है माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। यानी प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को बढ़ा रहा था, कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी को बढ़ा के। माइनस आई इफेक्ट वही इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी को घटा रहा है। अब जैसा कि हमने बताया कि आपको 2 फैक्टर्स और हैं। हम लोगों ने पहला फैक्टर क्या पढ़ा था, पहला फैक्टर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पढ़ा, जो अवेलेबिलिटी को घटाती बढ़ाती है। दूसरा फैक्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में बहुत सारे आए, कौन कौन से, एरोमेटिसिटी आई, मीजोमेरिक आया, पी पाई आया, पी पाई डी पाई आया, इंडक्टिव इफेक्ट आया। नेक्स्ट जो तीसरा फैक्टर है वो है स्टेरिक फैक्टर। एक्चुअली स्टेरिक फैक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे, जो ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये लोन पेयर यहीं से हम उठा के ऐसे फेंक देंगे, बाहर कोई ले लेगा। लोन पेयर देने का मतलब किसी न किसी को आना पड़ता है लेने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बेस वह होता है जो H प्लस लेने की टेंडेंसी रखता है। H प्लस लेने का मतलब H प्लस ये जाके लोन पेयर से अटैच होता है, H प्लस जाके इस लोन पेयर से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब H प्लस जाएगा तो ये तीनों थोड़ा बहुत क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, थोड़ा बहुत ये क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। और यह स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करेगा भाई, यह स्टेरिक हिंड्रेंस इसको H प्लस लेने की टेंडेंसी को क्या करेगा, कम करेगा। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड नाइट्रोजन एटम डिक्रीज H प्लस एक्सेप्टर टेंडेंसी। H प्लस एक्सेप्टर टेंडेंसी को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इसलिए बेसिसिटी को भी क्या करेगा, बेसिसिटी को भी डिक्रीज करेगा। बात समझ में आई। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या काम कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा है जब इसके अराउंड क्राउडिंग बढ़ जाएगी तो इसका H प्लस लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो लोन पेयर जो देता है ना, हम बताया आपको कि ऐसा नहीं कोई इलेक्ट्रॉन है और ऐसे उठा के फेंका, बाहर कोई जाके कैच कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने किसी को स्पेशली H प्लस को, बेस का मतलब यही होता है कि H प्लस आए और उस लोन पेयर को ले, यानी H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होती ये भी बेसिक नेचर होता है। तो H प्लस ये आएगा तो ये चाहेगा कि इस नाइट्रोजन के अराउंड कोई हो ना, अगल बगल आसपास हो ना, ताकि हमको स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। तो यहाँ चूंकि ये 3 डिग्री
एमीन है, और 3 डिग्री एमीन में जानते हैं आप 3 एल्किल ग्रुप रहते हैं, इसलिए इसको आने में थोड़ी इनसे क्या होती है, दिक्कत होती है। तो अगर हम स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से देखें, स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा बेसिक 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और सबसे कम बेसिक कौन होगा, 3 डिग्री। ये किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा, स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे ये आपका ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, 1 डिग्री का मतलब RnH2, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम। 2 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आसानी से दे देगा, मतलब H+ ले देगा, ये उतनी आसानी से नहीं लेगा। लेकिन हम ये सिर्फ ये जो ऑर्डर बताए हैं वो ओनली वी कंसीडर द स्टेरिक इफेक्ट, नॉट कंसीडर अदर इफेक्ट्स, और इफेक्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पे जब हम इधर से इधर आ रहे हैं 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो क्या हो रहा है भाई, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, यहाँ H हटा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्राउडिंग बढ़ रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया। जो जब क्राउडिंग बढ़ेगी, स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड नाइट्रोजन एटम इंक्रीज, तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिक्रीज, तो बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री ऑर्डर होगा, बेसिसिटी ऑर्डर। लेकिन ये कब, जब हम केवल कंसीडर करें स्टेरिक फैक्टर को, और किसी इफेक्ट को या और किसी फैक्टर को हम कंसीडर ना करें तब, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें बेसिसिटी ऑर्डर बताइए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे, तब बड़े आसानी से आप 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑर्डर यही हो गया, देखिए 1 डिग्री का ज्यादा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री का सबसे कम, ठीक। अब नेक्स्ट इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, पहले आप सॉल्वेशन थोड़ा सा समझ लिए, सॉल्वेशन है क्या, आप थोड़ा सा सॉल्वेशन के बारे में समझ लिए कि सॉल्वेशन क्या होता है, क्या चीज है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब होता है ना कि जब किसी भी मॉलिक्यूल को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो सॉल्वेंट क्या करता है, उस पूरे मॉलिक्यूल को घेर लेता है। जितना ज्यादा सॉल्वेंट उस मॉलिक्यूल को घेरेगा, तो हम कहेंगे उसका सॉल्वेशन उतना ही ज्यादा हो रहा है, ठीक। जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोग आयनिक रेडियाई की बात करें, अगर आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें, आयनिक रेडियाई, और हम दें आपको लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, CS प्लस, अगर इन दें तो हम आप यही कहेंगे कि सबसे छोटा साइज लिथियम का है, और जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। होना भी चाहिए, सही बात है, बिल्कुल। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसी का जब हम हाइड्रेटेड रेडियाई लेते हैं, हाइड्रेटेड रेडियाई का मतलब हम इसको वाटर में डाल दिए, हमने इसको क्या कर दिया, हाइड्रेट कर दिया मतलब वाटर सॉल्वेंट में हमने डाल दिया। तो वाटर सॉल्वेंट में आप जब डालते हैं ना, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट जब डालते हैं, जैसे लिथियम है, छोटा सा लिथियम है, तो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से ऐसे घेर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या कर लेता है, ऐसे घेर लेता है खूब, ठीक, चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक। होता क्यों, ऐसा क्यों होता है, जैसे ये आपका वाटर है, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव, वहां पार्शियल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव, तो होगा क्या कि ये जो निगेटिव ऑक्सीजन का निगेटिव वाला है, वो लिथियम प्लस से अट्रैक्ट होगा, ठीक। चूंकि लिथियम का साइज छोटा है, तो अट्रैक्शन खूब होगा, और बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगा, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ घेर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे उसके चारों तरफ घेर लेते हैं। तो जो हाइड्रेशन होता है ना, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, हाइड्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ आयन के। आयन का साइज ऑफ आयन का साइज जितना छोटा होगा, हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें जब हाइड्रेटेड रेडियाई आप लोगे ना, जब इसमें
आप हाइड्रेटेड रेडियाई लोगे तो जानते हो क्या होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड ले लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम का, फिर के का, पोटेशियम का, फिर आरबी का, और सबसे कम हाइड्रेटेड या सीजियम का होगा। क्यों भाई? क्योंकि सीजियम का साइज क्या है भाई, छोटा है, और छोटा होने की वजह से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हाइड्रेट नहीं करेगा। तो पूरा पर्पज मेरा ये है कि बस ये जानिए आप, मतलब कि जितना साइज, किसी आयन का साइज जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। और हाइड्रेशन से क्या होता है ना, एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती, स्टेबिलिटी ज्यादा होती। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जब ये जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा, अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी ये सॉल्वेशन इंक्रीज द स्टेबिलिटी। सॉल्वेशन स्टेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तब देखिए हमने एमीन बेस लिया, यहाँ प्राइमरी एमीन लिया है, और प्राइमरी एमीन को जब आप H प्लस देंगे तो ये बन जाएगा, और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। और कॉन्जुगेट एसिड ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तब आप देख लीजिए, ये आयन बनाया, H प्लस अटैक करके आयन बना, इस पे H प्लस अटैक करके ये आयन बना। बताइए साइज किसका बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, और इसका साइज क्या है, छोटा है। तो कौन हाइड्रेट ज्यादा होगा, ये वाला हाइड्रेट ज्यादा होगा, और हाइड्रेट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब बेसिसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए सॉल्वेशन इफेक्ट भी प्राइमरी एमीन की बेसिसिटी को सबसे ज्यादा बताता है। और जैसे जैसे आप सेकेंडरी पे आते हैं तो आयन का साइज बढ़ा, सॉल्वेशन कम तो स्टेबिलिटी कम। यहाँ आयन का साइज और बढ़ गया, सॉल्वेशन और कम हो गया, स्टेबिलिटी और कम हो गई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड ये बन रहा है, इसलिए इसका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पे कहें तो सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या होगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। जो आपका स्टेरिक फैक्टर कह रहा था वही आपका सॉल्वेशन इफेक्ट भी कह रहा है। देखिए इसमें बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जब H प्लस लेगा तो छोटा आयन बनाएगा, उसका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये जब H प्लस लेगा तो जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसका साइज बड़ा होगा, हाइड्रेशन उतना ज्यादा नहीं होगा, और जब हाइड्रेशन उतना ज्यादा नहीं होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो उसका कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और स्टेरिक इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों का ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब हम तीनों मिला दें, अगर कंबाइन कर दें तीनों, ध्यान दीजिएगा, जब हम तीनों कंबाइन कर दें, क्या क्या कंबाइन किए भाई, प्लस आई इफेक्ट कंबाइन किए हैं, स्टेरिक इफेक्ट कंबाइन किए हैं, सॉल्वेशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, स्टेरिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें क्या है, प्लस आई में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इन तीनों कंबाइन करते हैं तो जो ऑर्डर आता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया, यानी 213। हम लोग याद करते थे 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। लेकिन कब, जब R क्या हो, CH3 हो। R जो RNH2 है उसमें R क्या हो, CH3 हो। ठीक है, लेकिन यही ध्यान रखिए, ये जो हम ऑर्डर दिए हैं ये जानते हैं किस फेज में दिए हैं, ये एक्वस फेज में दिए हैं, लिक्विड फेज या एक्वस फेज में है ये। लेकिन यही अगर आप किस में ले लें, वेपर फेज में ले लें, तो वेपर फेज का अलग हो जाएगा, और ये है वेपर फेज का। वेपर फेज का क्यों अलग हो जाएगा, जब आप वेपर फेज ले लेंगे तो सॉल्वेंट तो नहीं है ना, तो जब सॉल्वेंट नहीं है तो यानी सॉल्वेशन इफेक्ट अब नहीं लगेगा। यहाँ पे नो सॉल्वेशन इफेक्ट, यहाँ सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर फेज में है हमारा। ठीक है ना, लिक्विड फेज में होता तब ना सॉल्वेशन इफेक्ट लगता। तो बचा क्या, एक स्टेरिक इफेक्ट और दूसरा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, दो ही बचा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है किस पे, स्टेरिक इफेक्ट पे। कब, जब ये CH3 हो।
जब R क्या हो, CH3 हो, तब क्या हो जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी 321 हो जाता है इस केस में। ठीक बात समझ मैंने, क्यों ये ऑर्डर चेंज हुआ, मतलब 2 डिग्री कम क्यों हो गया, 3 डिग्री अचानक तीसरे पोजीशन से आके पहले पोजीशन पे क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि जब हम वेपर फेज में लेते हैं तो वेपर फेज में दो फैक्टर काम करता है। एक तो सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लग रहा है वेपर फेज में, इन वेपर फेज नो सॉल्वेशन इफेक्ट, नो सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक, दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब वेपर फेज हो जाता है ना, वेपर फेज में क्या होता है, सपोज करिए कि एक हमारा एक अमोनिया, एक एमीन ये है और एक एमीन ये है, वेपर फेज में ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं आप जानते हैं ना, लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल करीब करीब रहते हैं, सॉलिड में और करीब रहते हैं, गैस फेज में दूर हो जाते हैं। जब ये दूर हो जाते हैं ना, दूर होंगे तो क्या होगा, जो इंटर स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा था, इंटर मॉलिकुलर स्टेरिक हिंड्रेंस, जैसे कि ये वेपर फेज में है, वेपर फेज। ठीक, और अगर यही हम लिक्विड फेज में लें तो लिक्विड फेज में क्या होगा, देखिए आर एन आर आर, ये लोन पेयर, और ये भी करीब ही रहेगा। क्यों, लिक्विड फेज में करीब रहेगा ना, क्योंकि लिक्विड फेज में करीब हो जाएंगे ना, तो होगा क्या, अगर ये करीब हो गया तो होगा क्या, अगर कोई H प्लस आ रहा है यहाँ पे आने के लिए, तो ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस कर ही रहे हैं, साथ साथ ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल भी इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब यहां जब ये वेपर फेज में आ जा रहा है तो वेपर फेज में सिर्फ इसको स्टेरिक हिंड्रेंस करने वाले कौन है, यही तीन है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं कर रहा है क्योंकि ये दूर हो गया इससे, तो स्टेरिक फैक्टर भी थोड़ा सा कम हो जाता है और सॉल्वेशन इफेक्ट लगेगा ही नहीं। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर, स्टेरिक इफेक्ट के ऊपर। इसलिए ऑर्डर क्या हो जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एमी। क्लियर है, एक तो सॉल्वेशन इफेक्ट लग नहीं रहा है, दूसरा एक स्टेरिक इफेक्ट है जो उल्टा लग रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो उसका भी पावर थोड़ा कम हो गया। कम इसलिए हो गया क्योंकि वेपर फेज में मॉलिक्यूल दूर हो गए, तो ये सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस किससे फील करता है, जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच आ रहा है वही से फील करता है, इससे नहीं फील करता। यानी इंटर मॉलिकुलर जो रिपल्सन लग रहा था, इंटर मॉलिकुलर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। तो इन वेपर फेज नो इंटर मॉलिकुलर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इंटर मॉलिकुलर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट यहां क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है किस पे, स्टेरिक इफेक्ट पे। ठीक है, इसीलिए इसका ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री। तब देखिए हमने सबका ये ऑर्डर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे RCH3 है, तब तो हमने दे दिया 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, किस लिक्विड फेज में हम दे रहे हैं, लिक्विड फेज है ये। ठीक है ना, और अगर RC2H5 हो गया तो फिर इसका चेंज हो जाता है, 3 डिग्री क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री, यानी 231 हो जाता है। और जैसे ये आइसोप्रोपिल होता है, आइसोप्रोपिल प्रोपिल ग्रुप, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो फिर 1 डिग्री आगे आ जाता है, फिर अमोनिया आगे आ गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री कम हो जाते हैं। और जब टर्सरी ब्यूटिल हो जाता है, यहाँ भी CH3 है, टर्सरी ब्यूटिल, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गया, तब क्या हो गया, अमोनिया सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा, स्टेरिक इफेक्ट एज वेल एज सॉल्वेशन इफेक्ट क्या कर जा रहा है, डोमिनेट कर जा रहा है, डोमिनेट कर रहा है किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं ना, तो साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, सॉल्वेशन कम होता जाएगा, सॉल्वेशन कम होता जाएगा तो 1 डिग्री का ज्यादा होता जाएगा, 2 डिग्री का उससे कम।
ठीक है। तो जैसे जैसे हम साइज बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री वाला अमोनिया वाला कहाँ आते जा रहा है, आगे आते जा रहा है। और इसमें देखिए अमोनिया सबसे ज्यादा हो गया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, इसमें से कोई भी एक एग्जाम में या कंपटीशन में दे सकता है, या आपके बीएससी के एग्जाम में दे सकता है कि अरेंज करिए, अरेंज द फॉलोइंग एमीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी के बेस पे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर आपका है क्या, आर अगर अमोनिया है तो ये, आर अगर एथिल ग्रुप है तो ये, आइसोप्रोपिल है तो ये, और अगर टर्सियल ब्यूटिल है तो ये होगा। अब देखिए हम आते हैं कितने तरह के एमीन्स होते हैं। एमीन्स कितने तरह के होते हैं भाई, एमीन्स कितने तरह के होते हैं। एमीन्स दो तरह के होते हैं, एलिफैटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स। बेसिकली आप लोग को पूछा ये जाता है कि वाई एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक एमीन्स। अब देखिए एरोमेटिक एमीन्स का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक तो एमीन एरोमेटिक, एक्चुअल जो एरोमेटिक एमीन होगा वो ये होगा जिसमें लोन पेयर क्या हो, लोन पेयर डीलोकलाइज हो, ये एरोमेटिक एमीन है। लेकिन इसको भी हम लोग एरोमेटिक एमीन कहते हैं। अगर ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है तब इसको भी हम लोग एरोमेटिक एमीन्स कह देते हैं, क्योंकि ये रिंग क्या है, ये एरोमेटिक है। ठीक है। और ये हमारा एलिफैटिक एमीन हो गया, ये हमारा एलिफैटिक एमीन हो गया। अब देखिए एलिफैटिक एमीन के केस में हम देखें तो एलिफैटिक एमीन में जो लोन पेयर है वो पूरा अवेलेबल है। ये क्या है, अवेलेबल, अवेलेबल फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए ये अवेलेबल है। लेकिन यहाँ क्या है, ये क्या जा रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट में डीलोकलाइज है, लोन पेयर डीलोकलाइज है। और यहाँ लोन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट में डीलोकलाइज है, एरोमेटिक सेक्सटेट में। तो अगर इसको हम ए माने और इसको हम बी माने और इसको हम सी माने तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा भाई, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा बताइए भाई। सबसे ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा सी का होगा, क्योंकि लोन पेयर पूरी तरह से अवेलेबल है, कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहा है, उसके ऊपर ही है, जब मन के आइए और लेके जाइए। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ये प्लस एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट इसको डीलोकलाइज कर दे रहा है, इसलिए अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है। तो उसके बाद कौन होगा, बी वाला होगा, और सबसे कम ए वाला होगा, सबसे कम बेसिक। क्योंकि हमने बताया आपको एरोमेटिसिटी में अगर कोई लोन पेयर इन्वॉल्व है तो उसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी छोड़ता ही नहीं, वो उसे डीलोकलाइज कर देगा। कौन बाहर बैठ के इंतजार करेगा, अब आया, अब देगा, अब मिलेगा, अब नाइट्रोजन पे दिखेगा, वो दिखेगा नहीं, बहुत तेजी से डीलोकलाइज होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी को एरोमेटिसिटी क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। यानी सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी ही सबसे ज्यादा बेसिसिटी को घटाता है। ठीक है। अब जैसे हमने आपको दिखाया कि एलिफैटिक एमीन्स पे, एलिफैटिक एमीन्स जो हैं, एलिफैटिक एमीन्स, एलिफैटिक एमीन्स की जो बेसिसिटी है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। एलिफैटिक एमीन्स की जो बेसिसिटी है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो वो है इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट। इस पे मेन डिपेंड करती है। ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी और पे नहीं डिपेंड करेगा, ये मीजोमेरिक इफेक्ट पे भी डिपेंड कर सकता है, मीजोमेरिक इफेक्ट पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लें, जैसे एक दिखा रहे हैं हम CH3 NH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये एलिफैटिक एमीन ही है। ये क्या है, एलिफैटिक, लेकिन ये भी क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये भी एलिफैटिक एमीन्स को हम क्या, इंडक्टिव इफेक्ट गवर्न करता है, स्टेरिक इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये तीनों गवर्न करता है। और कोई भी एग्जांपल देता है तो आप इन तीनों फैक्टर को इन्वॉल्व करिए, फिर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौन डोमिनेट करेगा कौन नहीं डोमिनेट करेगा। अगर मान लीजिए जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका साइज बड़ा होगा तो स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा, अगर उसका साइज छोटा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा एनीन की बेसिसिटी हम लोग बहुत विधिवत पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम एप्लीकेशन पे आते हैं और वो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, क्या इंडक्टिव इफेक्ट कैसे उसके रिएक्टिविटी को घटाता है और बढ़ाता है। तो देखिए एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो दो बात पे डिपेंड करती है, ठीक है, दो बात पे डिपेंड करती है। और जो पहला है वो है बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। जो सी एक्स बॉन्ड होता है वो जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। पोलर जितना ज्यादा हो उतना चार्ज आएगा, और जितना चार्ज आएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्लस आई लग रहा है, अगर यहाँ ध्यान दें तो यहाँ प्लस आई लग रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ क्या पॉजिटिव। यहाँ देखिए प्लस आई लगाया तो इस पे निगेटिव और ज्यादा आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव। यहाँ पे और धक्का दे रहा है और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस पे निगेटिव और ज्यादा आएगा, इस पे पॉजिटिव। ये तीन धक्का दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एक्स की तरफ जाएगा, इस पे निगेटिव और ज्यादा। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट इधर जा रहा है, तो क्या कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को हैलोजन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, एक्स की तरफ। एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि एल्किल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं, हैलाइड, ठीक है। तो एक्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जितना एक्स की तरफ शिफ्ट होगा उतना ही ज्यादा उस पर निगेटिव और कार्बन पे उतना ही पॉजिटिव। तो इसलिए बॉन्ड पोलैरिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी, और प्रॉपर्टी नहीं होगा यहाँ पोलैरिटी होगा, पोलैरिटी ऑल्सो इंक्रीजेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ डेल्टा 3 ज्यादा होगा किससे, डेल्टा 2 से, और डेल्टा 2 ज्यादा होगा डेल्टा 1 से। तो जितना ज्यादा है निगेटिव उतना ही ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव जितना ज्यादा है इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही तेजी से होता है। तो सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट सी एक्स बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा या घटा के रिएक्टिविटी को चेंज करता है। अगर पोलैरिटी को बढ़ा रहा है तो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, और अगर सी एक्स बॉन्ड की पोलैरिटी को घटाएगा तो रिएक्टिविटी को कम। घटाने का मतलब ये, जैसे सपोज करिए कि कोई ग्रुप लगा है और यहाँ एक्स है, और अगर ये माइनस आई इधर खींच ले, तो जब इधर खींचेगा तो ये इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाएगा। क्योंकि पोलैरिटी कब बढ़ रही है, जब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है, और यहाँ ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन सी जी अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा है साइज ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, साइज ऑफ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए हम अगला जो क्लास आपका लेंगे, मैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे 1-2 घंटे का मैं आपका क्लास नेक्स्ट जो लूंगा वो लूंगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताने के बाद मैं मेसोमेरिक इफेक्ट शो बताऊंगा। क्योंकि जब तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप नहीं जानेंगे, जब तक आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं जानेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब है कि जब किसी मॉलिक्यूल को देखिए आप, तो जैसे ये आरसीएल ना दिखाई दे, इनके ऑर्बिटल दिखाई दे, कौन सा ऑर्बिटल किधर है, कहाँ है, कौन रिएक्ट करेगा, कौन अटैक करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा। तो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नेक्स्ट जब भी मैं क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का 2 घंटे का रहेगा, उसके बाद में मेसोमेरिक इफेक्ट पे आएगा। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बार पढ़ लेंगे ना, तब आपको मेसोमेरिक इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और अगर उसको नहीं पढ़े रहेंगे तब तक दिक्कत होगी। तो देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ सिग्मा स्टार की बात कर रहे हैं, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। देखिए अगर किसी ए और बी के बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो अब ये सी बात है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होते हैं, बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है, बॉन्डिंग और इनका सारा मैं अगले लेक्चर में सारे इनकी स्ट्रक्चर में बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा भी बता देता हूँ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होता है, जैसे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होता है, ये आपका एक न्यूक्लियस, ये आपका एक न्यूक्लियस, ऐसे। और एंटी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होता है, ये आपका एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जितना बड़ा रहेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ पी का कौन सा, एफ का कौन सा पी ऑर्बिटल 2p है, ये क्या है 3p है, ये क्या है 4p ऑर्बिटल है, इसका आई का कौन सा
5p, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो सिग्मा स्टार होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि वो 5p का सिग्मा स्टार है। यहाँ थोड़ा सा उससे छोटा होगा सिग्मा स्टार 4p का, यहाँ थोड़ा सा और छोटा होगा सिग्मा स्टार, और सबसे छोटा सिग्मा स्टार किसका होगा भाई? सबसे छोटा सिग्मा स्टार f का होगा, क्योंकि ये 2p का है। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, थोड़ा सा हम लोग देखें हो क्या रहा है। देखिए जब सिग्मा स्टार का साइज बढ़ेगा तो देखिए कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अगर सपोज करिए कि किसी पेड़ पे एक मैंने तरबूज रख दिया है बड़ा सा, ठीक है, और एक डाल पे हमने अंगूर रख दिया, और मैं कहूं कि आपसे आप एक पत्थर उठाइए और एक लोग अंगूर को मारिए, एक लोग तरबूज को मारिए, तो ज्यादा लगने के चांसेस किसके? तरबूज के, क्योंकि तरबूज का साइज बड़ा है। तो वैसे ही जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जब न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर के साथ अटैक करता है, तो क्या ढूंढता है? वो ढूंढता है कि जिस खाली ऑर्बिटल पे हम अटैक करें उसका साइज क्या हो? बड़ा हो। तो इसका अटैक सबसे तेजी से किस पे होगा? इस पे होगा, क्योंकि इसके सिग्मा स्टार का साइज क्या है? बड़ा है। इसीलिए आर आई की रिएक्टिविटी ज्यादा होती, जबकि बॉन्ड पोलैरिटी आर एफ की ज्यादा है। बॉन्ड पोलैरिटी किसकी ज्यादा है? आर एफ की ज्यादा है। ठीक है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉन्ड पोलैरिटी आप कब देखेंगे और साइज कब देखेंगे? बॉन्ड पोलैरिटी आपको देखना है किसमें? इन पीरियड में देखना है। इन पीरियड का मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आप ये देखेंगे, लेकिन साइज ऑफ सिग्मा स्टार कब देखेंगे? साइज ऑफ सिग्मा स्टार देखेंगे इन ग्रुप में अब चल रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ अपने ग्रुप में चला है कि नहीं भाई? देखिए चला है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आप ग्रुप में चल रहे हैं। जब भी आप ग्रुप में चलेंगे तो आप सिग्मा स्टार का साइज देखिए, उसके बेसिस पर रिएक्टिविटी को बताइए। ठीक है, और जब भी आप पीरियड में चलिए, पीरियड का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने आर NH2 ले लिया, आर OH ले लिया, आर एफ लिया, तो यहां हम किसको देखेंगे? बॉन्ड पोलैरिटी को। देखिए बॉन्ड पोलैरिटी किसका ज्यादा होगा? आर एफ का बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगा, इसलिए रिएक्टिविटी आर एफ की ज्यादा होगी। इसकी बॉन्ड पोलैरिटी कम तो रिएक्टिविटी कम, इसकी बॉन्ड पोलैरिटी और कम तो इसकी रिएक्टिविटी और कम। तो जब भी आप ग्रुप में चलेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है? पीरियड के हैं, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये किसके हैं? ग्रुप के हैं। जब भी आपको ग्रुप में चलना है तो आपको सिग्मा स्टार का साइज देखना है, और जब भी आप पीरियड में चलेंगे तो आप क्या देखेंगे? बॉन्ड पोलैरिटी देखेंगे। इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो चूंकि हमने यहाँ ग्रुप में चला, तो जिसके सिग्मा स्टार का साइज बड़ा होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक तेजी से होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर अब आपसे कोई कहे कि आर आई आर एफ से ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? तो आप ये कहिए कि आर आई के पास से बड़ा सिग्मा स्टार रखा हुआ है और आर एफ छोटा सिग्मा स्टार रखा हुआ है, और जो बड़ा सिग्मा स्टार रखता है उस पर अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं, जब भी आपको सिग्मा स्टार की साइज कब देखनी है? जब आप ऊपर से नीचे चलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम ये लें, देखिए अगर हम कहें आपसे ROH और RASH में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो RASH ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके सिग्मा स्टार का साइज क्या है? बड़ा है। जब भी आप ग्रुप में आएंगे ऊपर से नीचे हमेशा सिग्मा स्टार का साइज देखिए। ठीक है, लेकिन जब भी आप पीरियड में चलिए तो हमेशा क्या देखिए? हमेशा बॉन्ड पोलैरिटी देखिए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं तीसरा और अंतिम एप्लीकेशन। वैसे एप्लीकेशन और सारे हैं, लेकिन ये 3 मेन आपके एप्लीकेशन है, इसीलिए इसको 3 डिस्कस किया जाता है। बाकी जहां पे आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है इस वजह से क्योंकि वाटर में, एक्वस मीडियम में वो H+ देने की यानी हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोनियम आयन ये देता है। क्या देता है? ये हाइड्रोनियम आयन देता है, इसीलिए ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अब देखिए हम लोग पूरे एसिड की जो एसिडिटी हम लोग दिखाएंगे
वो किस बेसिस पे दिखाएंगे कि एसिड वो होता है जो H प्लस देने की टेंडेंसी रखता है, और H प्लस ये जब दिया वाटर को तो किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलेट एनायन। ये क्या है, कार्बोक्सिलेट एनायन है। और ये एनायन मतलब ये कॉन्जुगेट बेस हो गया किसका, इस एसिड का कॉन्जुगेट ये बेस है। और ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, स्टेबल जितना ज्यादा होगा, जो इसकी एसिडिटी होगी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी हमें एसिडिटी निकालनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, उस एसिड से H प्लस निकाल दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड से, और जो बच रहा है, जो बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, उसको हम देखिए कितना स्टेबलाइज हो रहा है। जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि एसिडिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, एसिडिटी is directly proportional to proton डोनेशन क्या, टेंडेंसी। जितना ज्यादा प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रहेगी, प्रोटॉन देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे वहां हम इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी देख रहे थे, यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रोटॉन देने की टेंडेंसी हम लोग देख रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे प्रभावित करता है एसिडिटी को। तो पहला हम लोग केस ये लेते हैं, सपोज करिए कि कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उससे कोई जी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जी को हमने पहला क्या लिया कि प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या है भाई, प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या है, प्लस आई ग्रुप का मतलब, प्लस आई ग्रुप मीन्स एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का मतलब जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया। तो प्लस आई ग्रुप करेगा क्या, देखिए ये प्लस आई लगा रहा है और ये बॉन्ड ये इधर टूटेगा, H प्लस जाने के लिए इधर टूटेगा। अब आप खुद देखिए ये इधर टूट रहा है और ये इधर धक्का दे रहा है, दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। यानी कि प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, अपोज द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड ब्रेकिंग। ये बेचारा खींच के इलेक्ट्रॉन यहां ला रहा है, तो ये भाई साहब इधर धक्का दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए OH के बॉन्ड ब्रेकिंग को डिक्रीज करता है, इसीलिए एसिडिटी को भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एसिडिटी को भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए एसिडिटी यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए ये बॉन्ड इधर तोड़ रहा है, इधर आ रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन इधर धक्का दे रहा है, दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करेंगे OH बॉन्ड टेंडेंसी क्या हो रही है, यहाँ टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है, OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही, इसलिए बेसिस इसकी एसिडिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे देखिए हमने ये एग्जांपल लिया, आप देखिए इसमें एग्जांपल हमने लिया, ये तो फॉर्मिक एसिड है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ एक प्लस आई ग्रुप है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा, यहाँ प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा। अब बताइए प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा था, OH बॉन्ड के ब्रेकिंग का अप्रोच कर रहा है, OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज, और OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो एसिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वो OH बॉन्ड को ब्रेक होने का अप्रोच कर रहा है, तो OH बॉन्ड जब ब्रेक नहीं होगा तब तक उसकी एसिडिटी देगी नहीं, तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, दैट इज इट मींस OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी डिक्रीज, तो एसिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कुछ और एग्जांपल इसी बेसिस पे हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे ये CH3 है, ये प्लस आई लग रहा है, ये भी CH3 भाई, यहाँ प्लस आई और ज्यादा लगेगा क्योंकि ब्रांचिंग है, यहाँ प्लस आई और ज्यादा लगेगा क्योंकि जितना इसके करीब प्लस आई लगेगा उतना ही इफेक्टिव होगा। तो इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कहां पे, ऑन COH ग्रुप, COH ग्रुप पे प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और COH ग्रुप पे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन डोनेशन या OH बॉन्ड ब्रेकिंग, OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी क्या होगी भाई, डिक्रीज करेगी, OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, तो इसलिए OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी कम होगी और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। अब दूसरा केस आते हैं, हम लोग दूसरे केस में हम लोगों ने क्या लिया कि हमारा G क्या है, माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, माइनस आई ग्रुप का मतलब
कोई भी, जैसे मान लिया हमने ऐसे ले लिया CF3 ले लिया या CHF3 ले लिया, कोई भी जो माइनस आई खींच ले ऐसे, तो माइनस आई करेगा, क्या करेगा भाई, उल्टा हो गया, ये थोड़ा सा इधर रहेगा ऐसे, माइनस आई करेगा क्या, देखिए अब ये OH बॉन्ड ब्रेकिंग का सपोर्ट कर रहा है, देखिए ये भी इधर तोड़ के ला रहा है और ये भी उधर खींच रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक साइड है, तो यानी माइनस आई इफेक्ट सपोर्ट द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, और OH बॉन्ड के ब्रेकिंग को अगर ये सपोर्ट करेगा तो एसिडिटी को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी होगा। क्लियर? तो प्लस आई इफेक्ट घटा रहा था लेकिन माइनस आई इफेक्ट बढ़ा रहा है, कैसे, बाय इंक्रीजिंग OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी, OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी को बढ़ा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक दो एग्जांपल, जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक Cl है तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ कितने Cl, 2 Cl ज्यादा माइनस आई, यहाँ 3 Cl और ज्यादा माइनस आई, तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, माइनस आई बढ़ रहा है, तो माइनस आई इंक्रीज, तो क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी ऑल्सो क्या होगा, इंक्रीज, और OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगा तो एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो एक तो हमने प्लस माइनस आई इफेक्ट कैसे बढ़ाया, एक तो हमने बढ़ाया कैसे कि माइनस आई ग्रुप को ही बढ़ा दिया, अब हम माइनस आई इफेक्ट ऐसे बढ़ाएंगे कि माइनस आई को COH से दूर और नजदीक करके बढ़ाएंगे। देखिए हम दिखा रहे हैं दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल, ठीक है, तो ये एग्जांपल में देखिए हमने क्या लिया, यहाँ सॉरी ये भी माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, यहाँ भी ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगा, Cl कम लगाएगा, ब्रोमीन और कम, आयोडीन और कम, ठीक है, तो Cl मतलब इधर से इधर जा रहा है तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज, और माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा तो एसिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ भी हमने ग्रुप को चेंज किया। अब हम डिस्टेंस को देखते हैं, डिस्टेंस वाला भी हमने हाँ देखिए डिस्टेंस वाला एग्जाम्पल हमने दिया है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस आई ज्यादा लगेगा, क्यों भाई ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये COH के करीब है, यहाँ COH से थोड़ा सा दूर हो गया तो माइनस आई कम, इसमें माइनस आई और कम क्योंकि ये और दूर हो गया, यानी अगर इधर से इधर बढ़े तो माइनस आई बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि Cl COH के करीब जा रहा है तो माइनस आई इंक्रीज करेगा तो OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, OH बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री DDU गवर्नमेंट PG कॉलेज सैदाबाद के, और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 1-2 घंटा आपको बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा उसको पढ़िएगा बढ़िया से, उसके बाद हम मीजोमेरिक इफेक्ट पे आएंगे। मैं चाहता हूं कि जो भी इंट्रैक्शंस हैं वो आपको दिखें, जैसे आप अगर हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए ना, तो आपके वो ऊपर की स्किन नहीं देखता है, वो आपके पूरे हड्डी को देखता है, वो देखता होगा तो आपके सारे हड्डी दिखाई देते होंगे, स्किन वाले डॉक्टर पास जाएंगे तो आपको स्किन दिखेगा। तो वैसे ही आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या दिखने चाहिए, ऑर्बिटल्स दिखने चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल देख सकें, और जैसे ही आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल देखेंगे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे रिएक्शन होगा, कौन अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, किस वजह से होगा, सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।